एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंसा नौजवान बस किसी तरह अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता है। ये मौका उसे मिलता तो है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो ज़ॉम्बीज से इन्फेस्टेड है। ऐसे में क्या होगी अकीरा की कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो जापानीज हॉरर मूवी ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बारे में है। वैसे इसका एनिमे भी चल रहा है, जिसपे मैं अपने दूसरे चैनल लोगिनियन पे बात करूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के शुरुआत में हम मिलते हैं अकीरा टेंडो नाम के यंग आदमी से, जो कि अभी अभी अपना पहला जॉब शुरू किया है। अकीरा कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो एक फिल्म मेकिंग कंपनी ZLM या फिर आप ZLM बोल सकते हैं, उसको ज्वाइन किया है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही अकीरा की एक्साइटमेंट पे पानी फिर जाता है जब उसे 2 दिन लगातार ओवरनाइट शिफ्ट पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे अकीरा को यह बात समझ आ जाती है कि उसकी कंपनी एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी है, जहां का माहौल बहुत टॉक्सिक है। अकीरा का बॉस कोसुगी अपने जूनियर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है और सारा काम उन पे डाल देता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट अकीरा को पूरी तरह तोड़ देता है, जहां वो एक भी दिन यहां आने से कतराता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं कि वो काम छोड़ सके। ऐसे में एक दिन अकीरा अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ डिनर करने जाता है। अकीरा केंचो के साथ अपना दुख शेयर करता है, लेकिन केंचो अकीरा को सलाह देता है कि वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिए। केंचो यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में डींगे हाँकने लगता है कि वो रोज ऑफिस में नई नई लड़कियों को डेट कर रहा है। यहाँ अकीरा उससे काफी जेलस फील करता है और उसे पास्ट की एक बात के लिए कन्फ्रंट करने लगता है। हमें पता चलता है कि असल में अकीरा अपने कॉलेज में एक स्टार एथलीट हुआ करता था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट गेम के दौरान उनकी टीम हार गई क्योंकि उस समय केंचो ठीक से नहीं खेल पाया था। इस बात को उठाकर अकीरा उसे कायर कहता है, जिससे केंचो और उसकी काफी लड़ाई हो जाती है। प्रेजेंट में अकीरा की लाइफ वैसी ही चलती रहती है, जहां उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सुकून मौजूद था और वो थी उसकी कलीग सायोरी ओतोरी, जिसे अकीरा कहीं ना कहीं पसंद करता था। अकीरा ओतोरी को काफी एडमायर करता था और वो उसे एक दिन कहता भी है कि वो तो जो चाहे अपने लाइफ में कर सकती है। लेकिन यहाँ ओतोरी उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि किसी को भी लाइफ में वो नहीं मिल पाता जो उसे एक्चुअली में चाहिए होता है। खैर, अब ऑफिस में काम करते हुए अकीरा को 1 साल बीत जाता है और इस अवधि में वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सभी तौर पे टूट चुका था। ये मेरी कहानी क्यों लग रही है? जब एक दिन अकीरा का सुबह सुबह अलार्म पे नींद खुलता है तो वो अपने आप से कहता है कि वो ऑफिस जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आधे मन से रेडी होकर बाहर निकलता है। लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही अकीरा एक ऐसा नजारा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी आदमी पर अटैक कर रहा था और बहुत अजीब तरह से घुर्रा रहा था। अकीरा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी इंसान लग ही नहीं रहा था। उसके मुंह से खून आ रहा था और वो एक काले रंग का लिक्विड उगलने लगता है, जिसके बाद ये आदमी अकीरा पर ही अटैक कर देता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए अकीरा वहां से भागता है और धीरे धीरे कई सारे लोग उस पर वैसे ही हमला करने लगते हैं। अकीरा बिल्डिंग के चारों ओर देखता है, जहां हर तरफ अधमरे लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। वो किसी तरह एक बिल्डिंग के छत पर खुद को लॉक कर लेता है, जिसके आगे ग्रिल का बैरिकेड होने के कारण कोई उस तरफ नहीं आ पाता। यहाँ अकीरा पहली बार रियलाइज करता है कि हो ना हो इस वक्त टोक्यो शहर ज़ॉम्बी अटैक के अंदर है। लेकिन अकीरा अपने ऑफिस के माहौल से इतनी बुरी तरह ट्रॉमेटाइज था कि वो ज़ॉम्बी अटैक के सिचुएशन में ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, लिटरली। इस पॉइंट पर अकीरा को ओतोरी का ख्याल आता है। वो ओतोरी को मैसेज करता है पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना, लेकिन सायोरी ओतोरी अकीरा को एक जगह आने कहती है। जाने से पहले अकीरा अपने पड़ोस के एक कपल के घर पहुंचता है, जो ज़ॉम्बी अटैक के न्यूज के कारण काफी परेशान थे। यहाँ ये औरत प्रेग्नेंट भी थी और उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। अकीरा इस कपल से वादा करता है कि वो आते हुए इनके लिए खाने पीने का सामान साथ लाएगा। खैर, आगे हम देखते हैं कि अकीरा सायोरी से मिलने एक होटल रूम में पहुंचता है और इस रूम की हालत काफी खराब लग रही थी। अकीरा डरते हुए इस कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसे एक कोने में सायोरी मिलती है, जो उसे बताती है कि वो यही है। अकीरा भी सायोरी या ओतोरी, जो भी आप बोलते हो, उसके डायरेक्शन में देखता है, जहां उसके कंपनी का डायरेक्टर मौजूद था। यह आदमी क्लियरली इन्फेक्टेड था और अकीरा पर अटैक कर देता है। किसी तरह अकीरा उसे मार गिराता है और ओतोरी को बचा लेता है। लेकिन ओतोरी यहाँ रिवील करती है कि उसका और डायरेक्टर का अफेयर चल रहा था, साथ ही वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद वो अकीरा पर भी अटैक कर देती है। अकीरा सायोरी ओतोरी की हालत देख बहुत दुखी होता है और उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करके वहां से चला जाता है। अब घर पहुंचकर अकीरा पाता है कि पड़ोस वाले कपल के घर में भी ज़ॉम्बी अटैक हो
चुका है और उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऐसे में वो अकेले ही अपने घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि अब उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। अकीरा रियलाइज करता है कि वो हमेशा से अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता था, अतः वो ज़ॉम्बी के हाथों मरने से पहले अपनी लाइफ के सारे विशेष पूरी करेगा, जैसे अपना रूम साफ करना, इन हाउस कैंपिंग करना, खूब सारी शॉपिंग करना, फायरवर्क्स जलाना आदि। तो ऐसे ही वो 10 कामों की लिस्ट बनाता है और अगले ही दिन इन सभी को एक एक करके पूरा करने लगता है। ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए अकीरा अपने पसंदीदा डिशेस के लिए ग्रोसरी उठा लाता है और उसी बिल्डिंग की छत पे कैंपिंग करने लगता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉस और मसाले नहीं थे। अब अकीरा अपने विशेष को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। शॉपिंग के दौरान अकीरा के ऊपर एक अनजान इंसान हमला कर देता है। ये इंसान थी एक लड़की जो खुद भी ज़ॉम्बीज से किसी तरह बची हुई थी। इसी वक्त एक आदमी मॉल के बाहर से इनसे मदद मांगता है और अकीरा उसे बचाने भागता है। तब ये लड़की कहीं से म्यूजिक बजा देती है, जिससे ज़ॉम्बीज उस म्यूजिक की तरफ भागते हैं। अकीरा और ये लड़की मिलकर उस आदमी को बचा लेते हैं। यहाँ अकीरा ये भी रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा इस लड़की से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसे ज्यादा बात किए बिना वहां से चली जाती है, सेइंग कि वो इस सिचुएशन में खुद को सेफ रखना चाहती है, जबकि अकीरा जैसे बेवकूफ लोग दूसरे को बचाने में खुद को भी प्रॉब्लम में डाल लेंगे। खैर, नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को वापस घर पे देखते हैं, जहां उसे अचानक ही केंचो का ख्याल आता है। अकीरा केंचो को फोन लगाता है और हम देखते हैं कि केंचो खुद एक होटल में फंसा हुआ है, जहां बाहर कई ज़ॉम्बीज ने डेरा डाला हुआ है। केंचो काफी डरा हुआ लग रहा था और वो अकीरा को बताता है कि वो ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा। अकीरा यहाँ उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने आएगा, लेकिन केंचो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी सेफ नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि अकीरा अपने कॉलेज के दिनों का बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनकर टोक्यो के खतरनाक सड़कों पे निकल जाता है। होटल पहुंचकर अकीरा सभी ज़ॉम्बीज को एक म्यूजिक प्लेयर में उलझा देता है और खुद अंदर जाकर केंचो को रेस्क्यू करता है। केंचो और अकीरा यहाँ से बचकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां वो साथ में खाना खाते हैं। अकीरा केंचो से झगड़ने के लिए माफी मांगता है और दोनों दोस्त अब हर हाल में साथ रहने का वादा करते हैं। बातचीत के दौरान केंचो देखता है कि अकीरा ने अपने विशेष की एक लिस्ट बनाई है। वो उसे पूछता है कि वो आगे क्या करने के बारे में सोच रहा है और अकीरा कहता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन केंचो कहता है कि टोक्यो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि अकीरा के पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे पावर्स भी तो नहीं है, तो वो कैसे इन ज़ॉम्बीज का सामना कर पाएगा, वो भी अकेले। अंत में अकीरा केंचो को टोक्यो के दूसरे एंड में मौजूद एक्वेरियम के बारे में बताता है और अकीरा कहता है कि इस एक्वेरियम में एक शार्क सूट है जो खास डीप सी डाइवर्स के लिए बनाया गया है। ये सूट मेटल का होता है, जिसके थ्रू ज़ॉम्बीज उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। दोनों दोस्त तय करते हैं कि वो लोग एक्वेरियम जाकर उस सूट को निकाल लाएंगे और फिर टोक्यो से बाहर निकलेंगे। प्लान के तहत अकीरा और केंचो बाहर निकलते हैं ताकि एक्वेरियम जाने के लिए सप्लाईज इकट्ठा कर सके। वो एक दुकान के पास पहुंचते हैं जब उनकी नजर सामने से आती एक बस पे पड़ती है, जिसमें कई यात्री मौजूद थे। सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज इस बस पे अटैक कर देते हैं और सभी यात्री इधर उधर भागने लगते हैं। अकीरा और केंचो कुछ लोगों को बचा लेते हैं और सभी उसी दुकान के अंदर शेल्टर लेते हैं। अब इन पैसेंजर्स में से एक वही लड़की थी जो अकीरा को पहले भी उस मॉल में मिली थी। ये लड़की अपना नाम शिजुका बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बस भी एक्वेरियम की तरफ जा रही थी, बिकॉज ये अफवाह थी कि एक्वेरियम ज़ॉम्बीज से बिल्कुल सेफ है और वहाँ मछलियां होने के कारण खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। अब दुकान में इंतजार करते हुए हम नोटिस करते हैं कि एक आदमी ऑलरेडी ज़ॉम्बी के द्वारा इन्फेक्ट किया जा चुका है। इस बात से अनजान अकीरा, शिजुका और बाकी सब दुकान में इधर उधर मौजूद होते हैं जब अचानक ये आदमी इन सभी पर अटैक कर देता है। शिजुका अकीरा के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अंदर दाखिल होता है और केंचो को बचाता है। इधर शिजुका ज़ॉम्बीज को वापस आवाज से डिस्ट्रैक्ट करती है और इवेंचुअली ये तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। तो आगे अकीरा को सड़क पे एक कैंपर मिलता है और केंचो एंड शिजुका भी इसमें सवार हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी तरह एक्वेरियम तक पहुंच जाएंगे। शिजुका इनके साथ पहले तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अकीरा उसे कन्विंस कर लेता है। यहाँ अकीरा रिवील करता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी को बचाना चाहता है और शिजुका को अकीरा का सपना काफी बचकाना लगता है। सभी को बचाते हुए अकीरा के हाथ में चोट भी लग जाती है और शिजुका उसकी मरहम पट्टी कराती है। वो बताती है कि वो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि सफर के दौरान अकीरा, केंचो और शिजुका की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां वो अकीरा के चेक लिस्ट में मौजूद जगहों पे जाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब अकीरा और उसके दोस्त एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्वेरियम के अंदर उन्हें एक नया सरप्राइज मिलता है। वो देखते हैं कि एक्वेरियम के अंदर सभी सर्वाइवर्स काफी काम में लगे हुए थे। कुछ लोग सामान वगैरह उठा रहे हैं, कुछ मछलियां पकड़ रहे हैं, तो कुछ एक्वेरियम के बाहर निगरानी रख रहे हैं। मजदूरों में वो कपल भी मौजूद थे जो अकीरा के पड़ोस में रहते थे। अकीरा कुछ भी समझ नहीं पाता और तब वहां आता है अकीरा का बॉस कोसुगी। कोसुगी अकीरा को बताता है कि जब पहली बार ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो उनकी टीम एक्वेरियम में शूटिंग कर रही थी। तब उसने इस जगह को एक सेफ स्पेस बना लिया और कई सर्वाइवर्स को अपने काम का हिस्सा बना लिया। वो अकीरा को बाहर का टूर देता है और बताता है कि आसपास के शहरों
से कई सर्वाइवर्स यहाँ आए और अब वो सब मिलकर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोग खाना बनाते हैं, बाहर से सामान लाते हैं और निगरानी भी रखते हैं। इनफैक्ट कोसुगी ने एक्वेरियम के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को भी वर्कफोर्स का हिस्सा बना लिया है, जहां ये लोग बाहर से चोरी करने आए लोगों पर हमला कर रहे थे ताकि एक्वेरियम और उसका सप्लाई सेफ रह सके। अब यहाँ पहुंचते ही कोसुगी ने शिजुका और केंचो को भी काम में लगा दिया था। कोसुगी अकीरा को वापस से अपने अंदर काम करने कहता है, लेकिन अकीरा बताता है कि वो अपनी विशेस की लिस्ट पूरी करना चाहता है। इस पर कोसुगी उसका मजाक बनाता है और कहता है कि बाहर रहना उसके जैसे कमजोर लोगों के लिए अनसेफ है, जबकि एक्वेरियम के अंदर वो और उसके दोस्त सेफ रहेंगे। ये सुनकर अकीरा मान जाता है। मतलब देखा जाए तो एक बार फिर अकीरा वही कॉर्पोरेट हेल वाली जिंदगी जीने लगता है जहां उसे और बाकी सभी काम करने वालों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। कोसुगी और उसके दोस्त अच्छा खाना खाते हैं, जबकि इन लोगों को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ढेर सारा काम करना पड़ता है। ऐसे में शिजुका और केंचो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो अकीरा को भी साथ चलने कहते हैं, लेकिन अकीरा अपने दोस्तों की जान मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसे भले ही यहाँ मिसट्रीट होना पड़ रहा था, लेकिन वो सब यहाँ सेफ थे। तब शिजुका अकीरा को उसकी विशेष वाली लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि अकीरा खुद में एक सुपर हीरो है। ये एक्वेरियम आज सेफ है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। कोसुगी अकीरा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उसकी बात नहीं सुनता। वो तय करता है कि वो इस एक्वेरियम से बाहर निकलेगा और अपने दोस्तों के साथ अपनी लिस्ट पूरी करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर का एक ज़ॉम्बी एक सप्लाई ट्रक में घुस जाता है और एक्वेरियम के अंदर दाखिल हो जाता है। ये ज़ॉम्बी सिक्योरिटी पे अटैक करता है और धीरे धीरे पूरा एक्वेरियम इन्फेक्टेड होने लगता है। नाउ नो सरप्राइजेस, इस हालत में कोसुगी खुद को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को बाहर छोड़कर भागता है, लेकिन अकीरा, शिजुका और केंचो सभी लोगों को सेफली एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिचुएशन और खराब होने लगती है जब ज़ॉम्बी इन्फेक्शन एक्वेरियम के शार्क्स तक पहुंच जाता है। ये शार्क अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन जाते हैं, जहां वो अकीरा और बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। ऐसे में अकीरा वही शार्क वाला सूट पहनता है और एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। इन शार्क्स पर आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। तब शिजुका के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कुछ पावर बैटरीज का इंतजाम करती है और अकीरा एंड केंचो को बताती है कि वो लोग इस शार्क को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ही मार सकते हैं। अब तक ये शार्क अकीरा पे हमला कर चुकी थी और अकीरा स्ट्रगल करने लगता है। तब केंचो किसी तरह अकीरा की तरफ वो बैटरीज फेंकता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड मौके पर अकीरा बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक देता है और एक भयानक धमाके के साथ उसका अंत हो जाता है। हम पाते हैं कि इस अटैक के दौरान कोसुगी छिप गया था और खुद को बचा लिया था। वो सभी को बेवकूफों की तरह वापस अपने अंदर काम करने कहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया इससे भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन सभी वर्कर्स उसकी बुराई करते हैं और उसे कायर बुलाते हैं। सब अकीरा को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, जिसने जान पर खेलकर उन सब की जान बचाई थी। तो एंड सीन में हम देखते हैं कि अकीरा और उसके दोस्त सभी वर्कर्स को ढेर सारा सामान देकर विदा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सब अब अपने अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। अकीरा की लिस्ट में शिजुका अपने डॉक्टर बनने का सपना और केंचो अपने कॉमेडियन बनने का सपना ऐड करता है, जबकि अकीरा डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए एक सुपर हीरो बन जाएगा जो लोगों की रक्षा करे। फाइनल सीन में हम इन तीनों दोस्तों को साथ देखते हैं जो अब एक अराउंड द कंट्री ट्रिप पे निकल जाते हैं। यहीं पे ये वाली फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म ज़ॉम 100 की कहानी और ये फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां कोई थियरी नहीं है। बेसिकली यहाँ हम अकीरा की जिंदगी को फॉलो करते हैं, जो कि 24 साल का नौजवान है, अपने कॉर्पोरेट लाइफ से थक चुका है और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान उसे अब हीरो बनना है। साथ ही उसे अपना बकेट लिस्ट भी पूरा करना है और उसे मिल गए हैं 2 और दोस्त, यानी ये तीनों मिलकर अपनी जर्नी जिएंगे। तो मूवी के ओपनिंग में हम फ्रांज काफ्का का एक कोट लिखा हुआ देखते हैं, विच वॉज अ फर्स्ट साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द विश टू डाई, यानी कि समझदारी की पहली निशानी होती है मरने की इच्छा करने लग जाना। इसके बाद हम किसी डार्क रूम में से एक आदमी को एंटर करते हुए देखते हैं जिसने अपने बॉडी और फेस को पेंट कर रखा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ वो सीधा हमसे यानी ऑडियंस से ही बात कर रहा हो। यहाँ आदमी अपना नाम डूम हेड बताता है और साथ ही वो कहता है कि वो खुद को डूम हेड नहीं कहता, पर उसे ये नाम उन लोगों ने दिया है जिनके लिए वो काम करता है। डूम हेड यहाँ एक चीज दोहराता है कि मैं कोई क्लाउन नहीं हूँ और वो ऐसा बिहेव करता है एज इफ उसे क्लाउन वर्ड से ही कोई नफरत हो। इसके बाद जैसे ही कैमरा शिफ्ट होता है हम रियलाइज करते हैं कि डूम हेड ये सब एक पास्टर से कह रहा था जिसे वो मारने वाला था। डूम हेड उसे बाय बाय बोलकर जान से मार देता है। तो यहाँ से कहानी 31 अक्टूबर 1976 वाले दिन पे फोकस करती है, जहां हम व्यूअर्स मूवी के कुछ कैरेक्टर्स से मिल पाते हैं, हु वेयर चार्ली, वीनस, रॉस्को, पैंडा एंड लिवॉन। ये सभी कार्निवल आर्टिस्ट थे और वो अपने दोस्तों के साथ परफॉर्मेंस के लिए कार्निवल की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में जाते वक्त ये लोग अपने कैरावान को एक गैस स्टेशन के पास गैस फिल करने के लिए रोकते हैं। इस गैस स्टेशन का ओनर एक ओल्ड मैन था और वो चार्ली से फ्लर्ट करने लगता है। चार्ली भी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसका मजाक बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉस्को, जो कि वैन में गैस फिल कर रहा था, उसके पास एक यंग लड़की आती है और वो रॉस्को में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी। वो रॉस्को से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ कौन कौन है इत्यादि। रॉस्को उसके बिहेवियर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। लेकिन जैसे ही रॉस्को उससे उसके बारे में कुछ पूछने वाला होता है कि वो लड़की बात खत्म करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और रात को उन्हें आगे का रोड ब्लॉक मिलता है, जहां रोड के बीचों बीच ढेर सारे स्केयर क्रोज लगे हुए थे। नाउ सिंस ये हैलोवीन का समय था तो इन सबको लगता है कि ये किसी का कोई प्रैंक वगैरह होगा और इसी वजह से वो लोग वैन रोक कर उन्हें वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन स्केयर क्रोज को हटाते वक्त उन पे कुछ मास्क लोग अटैक कर देते हैं, जो उन्हें पकड़कर एक स्ट्रेंज बिल्डिंग ले आते हैं। चार्ली और उसके दोस्तों को इन मास्क लोगों ने सर से पैर तक चेन से बांधा हुआ था और ये लोग किसी के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ 3 स्ट्रेंजली ड्रेस्ड लोग आते हैं जो कि सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनके नाम थे सिस्टर सर्पेंट, सिस्टर ड्रैगन और फादर नेपोलियन। ये लोग चार्ली और उसके दोस्तों को बताते हैं कि आज रात को उन्हें यहाँ एक गेम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है जिसका नाम है 31। इस गेम के लिए हर प्लेयर को एक नंबर मिला था। नंबर 1 पांडा, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 रॉस्को, नंबर 4 लिवॉन और नंबर 5 चार्ली। फादर नेपोलियन उन्हें बताते हैं कि उन लोगों के पास 12 घंटे हैं जिनमें उन्हें सरवाइव करना है। इन 12 घंटों में उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से होगा जो कि इस गेम के बड़े प्लेयर रह चुके हैं। इन लोगों का इंट्रोडक्शन सबसे पहले सिक हेड से होता है, जो कि हिटलर को प्रेज करता था। उसके क्लोथ्स पे भी हम हिटलर से रिलेटेड इन्वर्टेड स्वास्तिक का सिंबल देखते हैं। गेम स्टार्ट होता है और चार्ली और उसके दोस्तों को बिल्डिंग की अलग अलग लोकेशन पर एक एक वेपन के साथ छोड़ दिया जाता है। पांडा और रॉस को यहाँ वहां भटकते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो लोग आगे एक साथ बढ़ने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां हिटलर का पोस्टर रखा हुआ था और पास ही 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, यानी कि ये जगह सिक हेड का था। वहीं दूसरी तरफ चार्ली लेवॉन को खोजकर खुश होती है, लेकिन तभी सिक हेड लेवॉन पे अटैक कर देता है और उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। चार्ली किसी तरह सिक हेड को अपने बैट से मारकर गिरा देती है और वो लेवॉन को उठाती है। लेवॉन सिवियरली इंजर्ड था, लेकिन वहीं सिक हेड वापस उठ खड़ा होता है और चार्ली के पीछे भागने लगता है। चार्ली सिक हेड से डर कर थोड़ा दूर जाती है और तभी वो जिस रूम में खड़ी थी उसका डोर अपने आप बंद हो जाता है। सिक हेड जानबूझकर चार्ली को लेवॉन से अलग ट्रैप किया था ताकि वो लेवॉन को अकेले में आराम से मार सके। लेवॉन को मारने के बाद सिक हेड चार्ली को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वीनस आकर चार्ली को बचा लेती है और वो सिक हेड को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रॉस्को और पांडा को चार्ली की चीखें सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें जल्दी लेवॉन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, जिस वजह से वो मर जाता है। इस पॉइंट पे सभी लोग मिल चुके थे और वो लोग एक साथ एग्जिट ढूंढने का फैसला करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक रूम में डाइनिंग टेबल पर काफी सारा खाना रखा हुआ दिखता है। अब ऑब्वियसली लेवॉन की डेथ के बाद इन्हें खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पांडा खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे लेवॉन के डेथ का बदला लेना था और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना होगा। सब लोग पांडा की बात मानकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ली, जिसने अब तक खाना स्टार्ट नहीं किया था, वो एक स्पून उठाती है जो कि उसके हाथ से गिर जाता है और स्पून पिक करते वक्त चार्ली कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है। वो उस टेबल पर से कवर हटाती है जहां टेबल के नीचे लेवॉन की डेड बॉडी थी, जिसका मोस्ट ऑफ द फ्लैश हटा हुआ था, यानी कि ये लोग लेवॉन के मांस को ही खा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को जानकर सभी लोग डिस्गस्टेड फील करते हैं एंड दे इवन प्यूक। तभी स्पीकर से फादर नेपोलियन की आवाज आती है और वो उन्हें बताता है कि सिक हेड तो बस शुरुआत था। अब इस गेम में और भी प्लेयर्स हैं जिनका उन्हें सामना करना है और वो उन लोगों को 2 और प्लेयर्स साइको हेड और स्किज़ो हेड से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब चार्ली और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग छुपेंगे नहीं और उन दोनों प्लेयर्स पे सामने से वॉर करेंगे। ये लोग अपने अपने वेपन्स को लेकर उन दोनों प्लेयर्स को ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक रूम दिखता है जिसके अंदर कई डॉल्स रखी हुई थी। वो लोग किसी की दबी हुई सी आवाज महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही है। तभी वीनस नोटिस करती है कि फ्लोर पर पड़ी हुई एक डॉल मूव कर रही है एंड देन शी रियलाइजेस कि ये आवाज भी इसी डॉल के अंदर से आ रही थी। वो लोग इस डॉल को फाड़ डालते हैं और उसके अंदर वो एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं जिसके मुंह पर टेप लगा हुआ था।
ना ये लोग इस लड़की की हेल्प करे या ना करे इसी कंफ्यूजन में थे, क्योंकि रॉस्को के हिसाब से ये लड़की बाकी प्लेयर्स की ही कोई साथी थी और वो उन्हें यहाँ फंसा रही थी, जबकि वीनस उस लड़की की हेल्प करने के फेवर में थी। वो लड़की इनसे मदद मांगती है, लेकिन ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उन लोगों को चेन सॉ की आवाज आती है और पांडा और चार्ली रूम का डोर बंद करने निकल जाते हैं। इतने में ही जिस एरिया में वीनस, रॉस्को और वो इंजर्ड गर्ल थे वो एरिया लॉक हो जाता है, जिससे वो दो लोग एक प्लेयर का सामना करते हैं। साइको हेड वीनस और रॉस्को से लड़ता है और यहाँ स्किज़ो हेड पांडा और चार्ली से। वीनस किसी तरह साइको हेड को उसके ही चेन सॉ पर गिराकर मार देती है, वहीं वहां चार्ली और पांडा स्किज़ो हेड पर भारी पड़ जाते हैं। स्किज़ो हेड एकदम से ही उनसे जान की भीख मांगने लगता है, बट लेवॉन की डेथ की बात उन्हें याद थी और वो लोग स्किज़ो हेड को मार देते हैं। इसके बाद ये चारों उन चेन सॉस को उठा लेते हैं और नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पॉइंट पे रॉस्को की हालत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि प्रीवियस फाइट में उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। खैर, नेक्स्ट प्लेयर जिन्हें उनका सामना करना था वो थे डेथ हेड एंड सेक्स हेड। डेथ हेड काफी स्ट्रॉन्ग था और किसी अकेला इंसान का उसे हरा पाना नामुमकिन था, इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि चार्ली उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और पांडा उस पर पीछे से अटैक करेगा। प्लान के मुताबिक पांडा डेथ हेड पे अटैक करता है, लेकिन सेक्स हेड उसे अलर्ट कर देती है और अब पांडा को अकेले ही डेथ हेड से लड़ना पड़ता है। पांडा काफी थका हुआ था और डेथ हेड बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से पांडा काफी ढीला पड़ने लगा था और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वीनस और चार्ली पांडा की हेल्प करने आते हैं। दूसरी तरफ सेक्स हेड रॉस्को को ढूंढ लेती है और उसे मारने चल पड़ती है। सेक्स हेड को देखकर रॉस्को को सुबह गैस स्टेशन पे वो लड़की याद आती है जिससे वो मिला था, और यहाँ वो रियलाइज करता है कि ये वही लड़की थी और वो सब उसकी वजह से ही यहाँ फंस गए थे, क्योंकि सुबह बातों बातों में उसने उस लड़की को अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में सारी डिटेल्स बता दी थी। सेक्स हेड रॉस्को को जान से मारने ही वाली थी कि तभी चार्ली उसे आकर बचा लेती है और वो सेक्स हेड के गले पर चाकू रखकर डेथ हेड के सामने जाती है। डेथ हेड सेक्स हेड की जान खतरे में देखकर घबरा जाता है और इसी मौका का फायदा उठाकर वीनस डेथ हेड को मार देती है और डेथ हेड के मरते ही चार्ली सेक्स हेड को भी जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर नेपोलियन और बाकी दो सिस्टर्स को देखते हैं, जो कि अब काफी परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके सभी प्लेयर्स को अब तक चार्ली और उसके दोस्तों ने हरा दिया था और साथ ही सर्वाइवल के 12 आवर्स भी पूरे होने वाले थे। इस पॉइंट पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें डूम हेड को बुलाना होगा, जो कि इस खेल का सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था। जी हाँ दोस्तों, ये वही डूम हेड था जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक हेड ने वीनस को पकड़ रखा था और स्किज़ो हेड चार्ली को मार चुका था। सिक हेड वीनस को भी मारने ही वाला था कि तभी वीनस की नींद टूट जाती है। दरअसल वीनस इस सबसे काफी थक गई थी और उसकी आंख लग गई थी जहां उसे ये छोटा सा नाइटमेयर आया था। एनीवेज, चार्ली, वीनस और रॉस्को को कोई आइडिया नहीं था कि अब उनका सामना किससे होने वाला था और वो लोग इस बात से बेखबर यहाँ वहां निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और इसके लिए चार्ली और वीनस डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि डूम हेड अराइव कर चुका था और सबसे पहले वो वीनस को जान से मार देता है और उसकी बॉडी को एक सपोर्ट पर बीचों बीच लगा देता है। चार्ली और रॉस्को रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ आते हैं और वो वीनस की डेड बॉडी को इस हालत में देखते हैं। थोड़ी ही दूर पर डूम हेड खड़ा था, जो कि उन्हें बताता है कि उसने वीनस को जान से मार डाला और अब वो उन दोनों का भी यही हाल करेगा। अब सिंस चार्ली और रॉस्को की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी और वो इस हालत में नहीं थे कि वो किसी से लड़ सके, इसलिए वो दोनों पूरा जोर लगाकर यहाँ से किसी भी तरह भागने का डिसाइड करते हैं और फाइनली वो दोनों एक वेस्ट पाइप की ओपनिंग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। रॉस्को जानता था कि यहाँ से बाहर जाकर भी उसका सरवाइव कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी हालत काफी सीरियस थी। इसीलिए वो चार्ली को समझाता है कि वो उस पाइप से बाहर निकल जाए और रॉस्को खुद थोड़े समय के लिए डूम हेड से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करेगा। वो लोग उस ओपनिंग का डोर खोलते हैं और चार्ली क्रॉल करते हुए बाहर निकल जाती है। यहाँ रॉस्को बुरी तरह थक चुका था और उसकी ताकत भी जवाब दे चुकी थी, फिर भी वो आखिरी सांस तक डूम हेड से लड़ता है। डूम हेड उसे जान से मार देता है और दूसरी तरफ चार्ली उस टाउन में पहुंच जाती है जहां से उन्होंने मॉर्निंग में गैस फिल कराया था। वो एक घर में छुपने का डिसाइड करती है, बट उसे ढूंढते हुए डूम हेड यहाँ आ जाता है। डूम हेड चार्ली को मारने ही वाला था कि तभी गेम के 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और रूल्स के मुताबिक डूम हेड को चार्ली को छोड़ना होता है, बिकॉज शी वॉज द विनर एंड द सोल सर्वाइवर ऑफ दिस गेम। डूम हेड वापस चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को अधमरी सी हालत में वहीं रोड्स पर चलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ फादर नेपोलियन और दोनों सिस्टर्स अपना मेकअप उतारकर नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेस्ड अप होकर उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। यहाँ डूम हेड एक बार फिर से चार्ली के सामने आ जाता है और चार्ली डूम हेड को देखकर लड़ने के लिए वहीं रुक जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी 31 की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की, जो कि है 31 एंड ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंटेड दैट डे ऑफ कार्निवल अराउंड हैलोवीन जब ये सब हो रहा था, और मेनली द गेम 31 जिसे मर्डर वर्ल्ड में खेला जाता था। अब दोस्तों यहाँ अजीब बात यह है कि रॉब ज़ॉम्बी के हॉरर स्लैशर मूवीज काफी यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर मूवी क्रिएट करते हैं जो कि काफी यूनिक और काफी हद तक डिस्टर्बिंग भी होते हैं। एज फार एज दिस मूवी गोज, इस मूवी को रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। हम सब डार्क वेब और उससे जुड़े कुछ डार्क सीक्रेट्स को जानते हैं और इस बात से भी अवेयर हैं कि डार्क वेब में कई बड़े लोग बोलियां वगैरह लगाते हैं जहां डिफरेंट टॉर्चरस गेम्स और इवेंट्स को होस्ट किया जाता है, जिनमें किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को सिवियरली टॉर्चर किया जाता है और उसके सर्वाइविंग आवर्स यानी कि वो जब तक जिंदा रहेगा इस बात पर बेटिंग की जाती है। एवरी ईयर हैलोवीन के आसपास कई लोग खासकर यंगस्टर्स के मिसिंग होने की रिपोर्ट आती है और ऐसे टाइम पर डार्क वेब होस्टिंग्स में बड़ी उछल देखने को मिलती है। मूवी में 31 भी एक डार्क वेब इवेंट गेम ही था जिसे कुछ अमीर लोग अपने शौक के लिए खेल रहे थे। उन लोगों ने चार्ली उसके फ्रेंड्स पर बेट लगाई थी और ये सब कुछ वो उस रिमोट एरिया में परफॉर्म कर रहे थे। मूवी का ओपनिंग सीन भी ऐसे ही एक प्रीवियस इवेंट का था जहां डूम हेड लास्ट सर्वाइवर को मार देता है और गेम खत्म हो जाती है। चार्ली और उसके दोस्तों ने हर प्लेयर का सामना किया था और 31 की हिस्ट्री में यह पहली बार था कि कोई अपने 12 आवर्स कंप्लीट कर गया था। इसीलिए फादर नेपोलियन उसके साथ ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि गेम के दौरान एसेंट्रिक से दिखने वाले वो लोग जो इस गेम में बेट लगा रहे थे वो आम जिंदगी में हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच ही घुल मिलकर रहते हैं, और ये एक्सेप्ट कर पाना कि ऐसे लोग डार्क वेब जैसी किसी चीज से जुड़े हैं ये काफी मुश्किल होता है। बट द ट्रूथ इज दिस इज अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि आजकल या फिर काफी पुराने समय से वॉयलेंस और पेन को एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं और इसके लिए वो किसी को टॉर्चर होते हुए देखने के लिए भी तैयार हैं। एज एन ऑडियंस वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि हम क्या कंज्यूम करते हैं बिकॉज वी स्टार्ट बिहेविंग द वे वी कंज्यूम। अब डार्क वेब के इवेंट्स की बात कितनी सच्ची होती है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है और मैं खुद आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इसके अलावा फिल्म में विलेंस के नाम ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ को गलत रूप में पोर्ट्रे करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आया। ओवरऑल इट्स अ स्लैशर फ्लिक जो कि स्लैशर फैंस को मे भी पसंद आएगा बट पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद